सो क्या है आपका पहले चैप्टर? ऑटोमोटिव बिजनेस प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले ये ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस हमको क्या देखा जाएगा अगर हमको ये ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस के बारे में पता है तो, यानी कि इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा, पढ़ने का फायदा क्या होगा, ये चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या है सबसे पहले देख लेते तो ही पढ़ेंगे ना, फायदा नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे कुछ है देख लेते फायदा है कि नहीं पहले। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर ये आप चैप्टर पढ़ते हो तो ये आपको हेल्प करता है टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, इट्स ऑटोमेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बिजनेस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या है वो बेटर समझते हो, उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, और फिर उसके बाद ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है आप ये समझ जाओगे। ऐसा क्लियर? ऐसा फिर उसके बाद अंडरस्टैंड, you will be able to understand the flow and relationship of internal and automated controls। internal control क्या होंगे, automated controls क्या होते हैं, ये आप समझ जाओगे, उसका फ्लो और उसका उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो समझ जाओगे। ठीक है, एक्नॉलेज रिस्क एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रोसेस। जितने भी आपके रिस्क होंगे बिजनेस प्रोसेसेस में वो आप एक्नॉलेज कर सकते हो, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड कंट्रोल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आप कंट्रोल्स लगा सकते हो कि वो वापस से रिस्क ना हो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। एंड लास्ट क्या होगा, कॉम्प्रिहेंड द स्पेसिफिक रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000 एज एप्लीकेबल टू कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। तो जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे, इसके अगेंस्ट लॉ एंड रेगुलेशंस होंगे, वो भी आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चल जाएगा कि क्या सिक्योरिटी के लिए क्या लॉ बना हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन के लिए क्या लॉ बना हुआ है। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस करोगे तो लॉ के बीच में होगा ही ना, होता है ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल पे है, सामने वाला आपको बंदा बोलता है कि आपने पैसे भरे ही नहीं, कैसे नहीं भरे भाई ये देख, समझ में आया ना, तो आप दिखा भी सकते हो और उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हो, समझ में आया। तो आप वो सारी चीजें भी यहाँ पर देखोगे। ठीक है, इस चैप्टर में आप बेसिकली क्या क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप बेसिकली क्या क्या पढ़ोगे, लेट्स अंडरस्टैंड चैप्टर का पूरा ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो कौन सा हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। ये क्या है बेसिकली, एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। एक एंटरप्राइज में आपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, एक एंटरप्राइज में आपने बिजनेस प्रोसेस को क्या करना है, ऑटोमेट करना है, इसके लिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, और उसमें सारी चीजें क्या क्या होंगी वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज देखेंगे बिजनेस प्रोसेस की, कैटेगरीज क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम उसको ऑटोमेशन कैसे करना है, क्यों करना है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है वो देखेंगे। ये चैलेंजेस आप जो फेस कर रहे हो वो क्या होंगे, रिस्क एंड मैनेजमेंट कंट्रोल आप कैसे करोगे यूजिंग दिस, फिर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं वो आप समझोगे, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप सीखोगे कोई भी बिजनेस प्रोसेस का, और ऑफ कोर्स लॉज एंड रेगुलेशंस आप समझोगे इस चैप्टर के अंदर। तो क्या क्या देखोगे आप, सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस में कैटेगरीज, उसका ऑटोमेशन, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स क्या क्या करोगे, उसका स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं वो आप पढ़ोगे। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे, ठीक है, जिसमें फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम्स के हेल्प के थ्रू आप एक्सप्लेन कर पाओगे आपका बिजनेस प्रोसेस। एंड ऑफ कोर्स रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है व्हाइल ऑटोमेटिंग योर बिजनेस, वो सारी चीजें भी आप पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जैसे कि जो मैंने कुछ लिखा है वहां पर दैट साइड, वो सारी चीजें टॉपिक कवर करती हैं कि कैटेगरीज में देयर आर ऑपरेशनल सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट, ऑपरेशनल सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट, फिर ऑटोमेशन के ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप क्या क्या देखोगे, P2P एंड O2C। P2P जानते हो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, बट यहाँ पर O2C मतलब ऑर्डर टू कैश है, तो P2P क्या होगा, पेमेंट टू पर्सन। हो सकता है, हो सकता है, देख लेंगे।
ठीक है। फिर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या आता है, P2P आता है, O2C आता है, इन्वेंटरी साइकिल्स आ जाते हैं, ठीक है, HR एंड ऑल, ठीक है, फिक्स्ड एसेट कितना है, जनरल लेजर्स कितने, ये सारी चीजें स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें डजंट मेक सेंस यहाँ तक, क्योंकि हम अभी तक कुछ भी हमने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, फिर एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस जो मैंने अभी आपको दिखाया ओवरव्यू, एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस, उसमें ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस और बीपीए का इम्प्लीमेंटेशन। बीपीए मींस बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे आज के लेक्चर में। इज दैट क्लियर? ओके। ठीक है, तो अभी तक आपने EIS का इंट्रोडक्शन देखा था, ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना चाहिए, IT सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना चाहिए, आपने अभी तक उसका ही इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। अब आप किसका इंट्रोडक्शन देख रहे हो कि हमको EIS तो पढ़ना है, ये पता चल गया, EIS में ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस क्यों पढ़ना है, ये हम देखने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो क्या है, इन टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड when information flows at the speed of light, success of any organization depends on its ability to respond to fast changing environment. तो आज क्या है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो क्या है, एट द स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब बहुत फास्ट, मतलब बहुत फास्ट, यहाँ पे ये कहने की मतलब है। तो सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कि वो कितने बेहतर और फास्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि हम मैकडी क्यों जाते हैं भाई, फास्ट रिस्पॉन्स है ना, ऑफ कोर्स टेस्टी तो है, बर्गर खाना उनका जाते हैं, मैकडी चले जाते हैं, राइट। ऑफ कोर्स आप दूसरे कैफेज में भी जाते हो, बट मैकडी की सर्विस कैसी है, फास्ट है ना, इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। इज दैट क्लियर? तो सक्सेस है ना उसके लिए ये चीज, मैकडी के लिए ये चीज क्या है, एक सक्सेस है कि वो आपको फास्ट सर्विस दे पा रहा है। क्या दे पा रहा है? फास्ट सर्विस दे पा रहा है। इज दैट क्लियर? तो वो कैसे दे पा रहा होगा, ऑफ कोर्स उसका बिजनेस ऑटोमेटेड है, उसका बिजनेस ऑटोमेटेड है। इतने लार्ज स्केल पे मैकडी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक सिटी में 2-2 3-3 मैकडी होंगी फॉर एग्जांपल। इतना पूरा बिजनेस चलाने के लिए आप मैनुअली डिपेंडेंट रह सकते नहीं हो, बिकॉज इट विल बी एरर प्रोन, इट विल बी एरर प्रोन, एरर हो सकते हैं। वो एरर ना हो तो ऑफ कोर्स मैकडी को क्या करना है, अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या बताया, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ट होते हैं अलग अलग जगह पे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स फंक्शन रन करने के लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल समझते हो, मैनेजमेंट लेवल, एसोसिएट लेवल, नॉन स्टाफ, स्टाफ, ये सारी चीजें अलग अलग लेवल की इंफॉर्मेशन होंगे, समझ में आया, ठीक है। और अलग अलग बिजनेस प्रोसेस के भी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किए गए होंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेटा इन डिफरेंट सिस्टम। अभी फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि अलग अलग सिस्टम्स में वो डेटा होगा, अलग अलग सिस्टम में वो क्या होगा, डेटा बटा हुआ होगा। कैसा होगा? बटा हुआ, यानी कि फ्रैगमेंटेड होगा। कैसा होगा? फ्रैगमेंटेड होगा। तो अब आप ये बात समझिए, ठीक है। अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू ओपन एन कैफे, कैफे ओपन करना है, हमने अपना एक कैफे रन कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। नाउ मुझे ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल इट इज अ स्टोर जिसमें आप पिज्जा, बर्गर्स, फ्राइज एंड ऑल सारी चीजें देते हो। अब मुझे एक ऑर्डर आया है, क्या है, एक ऑर्डर आया हुआ है कि मुझे ना 500 पिज्जास का रिक्वायरमेंट है, 500 पिज्जास का रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कब तक ये अवेलेबल करवा सकते हो? ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा बिजनेस है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बताओ? पहले चेक करूँगा कि जो मुझे मटेरियल चाहिए वो मेरे पास
कैफे में है भी या नहीं। इज दैट क्लियर? मतलब इन्वेंटरी चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? इन्वेंटरी चेक करने के बाद क्या चीज होगी, वहां पर पता चलेगा कि इतना इतना मटेरियल है, ये चीज है, ये चीज नहीं है, ऐसा ऐसा, तो बाकी चीज मुझे लेकर आनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये पता चलना के लिए वहां पर आदमी होना चाहिए या मैं खुद कैफे में होना चाहिए। सिंपल एज दैट। जब मुझे पता चलेगा तो मैं सारी चीजें लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा सामान लेने के लिए, कहीं पे कुछ सामान मिलेगा, कहीं पे कुछ सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली कस्टमर जिसने मुझे ऑर्डर दिया है उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना बेसिकली, क्योंकि मैं उसको यही नहीं बता पा रहा हूँ अभी तक कि मैं आपको 500 पिज्जा डिलीवर कर भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ अभी तक सारी चीजें। मैं सीधे हाँ बोल सकता हूँ ना, हाँ हो जाएगा, बट उसको अभी तुरंत चाहिए, तो कैसे होगा? तो तुरंत होगा 500 पिज्जा बनाने के लिए जो भी टाइम लगता है, 4-5 घंटा लगता है फॉर एग्जांपल, या 10 घंटा लगेगा या 12 घंटा लगेगा या पूरा एक दिन लग जाए फॉर एग्जांपल, तो उस एक दिन में वेदर आई कैन डिलीवर और नॉट, तभी तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ आई कैन डिलीवर। तो उसके लिए पहले मेरे पास पूरा सामान तो होना चाहिए कि मैं तुरंत अपना काम स्टार्ट कर दूं। तो मैं सारी चीजें चेक करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, सारे काम करूंगा, देखूंगा कितने लोग हैं कि मेरे पास, कि वो 500 पिज्जा इतने कम टाइम, एक आदमी तो बनाएगा नहीं, या जो नॉर्मली काम कर रहे थे 2 लोग मेरे कैफे के अंदर, वो 2 लोग मिलकर तो 500 पिज्जा नहीं बना पाएंगे। समझ में आया? तो मेरे को और आदमी हायर करना पड़ेगा, वो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। समझ में आ रहा है चीज? दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस, आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरी एफिशिएंसी यहाँ पर खत्म हो गई, मेरी एफिशिएंसी यहाँ पर खत्म हो गई, मेरा इफेक्टिवनेस यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि सामने वाले ने मुझको क्या बोला है, उसको इतना ऑर्डर चाहिए और मैं उसके लिए कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके लिए कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको ये जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं तुझे ऑर्डर दे भी पाऊंगा कि इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं था, प्रॉपर लोगो कंट्रोल नहीं था, मुझे पता नहीं था बेसिकली ये सारी चीजें, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी क्या हो गई, डिग्रेड हो गई। क्या हो गई? डिग्रेड हो गई। इज दैट क्लियर? आई वाज नॉट एफिशिएंट इनफ टू डिलीवर द ऑर्डर, टू डिलीवर द ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि डेटा अलग अलग सिस्टम के पास है, इसका क्या मतलब हो गया, अब इन्वेंट्री जो संभाल रहा है, जो बंदा इन्वेंट्री संभाल रहा है, उसको पता है कि इतने बॉक्सेस हैं मेरे पास पिज्जा के, ठीक है, तो वो जाके गिनेगा, अच्छा मीडियम साइज का चाहिए, स्मॉल साइज का चाहिए कि लार्ज पिज्जा चाहिए, है ना, तो वो बॉक्सेस हैं कि मेरे पास 500 बॉक्सेस, उतना मेरे पास फ्लोर है क्या, यानी कि आटा है क्या उतना बनाने के लिए, उतने वेजिटेबल्स हैं क्या, या जो भी चीज रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हैं कि नहीं, वो इन्वेंट्री में देखेगा ना। तो इन्वेंट्री का डाटा इन्वेंट्री वाले के पास होगा, एक आदमी सारी चीजें तो नहीं कर सकता, तो इन्वेंट्री का डाटा इन्वेंट्री के पास। तो वो जब तक इन्वेंट्री वाला मुझे जवाब नहीं देगा कि हमारे पास सामान है या नहीं, तब तक मैं सामने वाले को जवाब दे सकता नहीं, मतलब मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वेंट्री वाले के पास है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एज आई एम ओनर ऑफ अ कैफे, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास 500 पिज्जा बनाने का पैसा है, मेरे पास 500 पिज्जा बनाने का पैसा है, मैं लोग हायर कर सकता हूँ, मैं सामान हायर कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, बट सामने से इंफॉर्मेशन तो आए पहले, मैं क्योंकि ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है, समझ में आई चीज? तो इन्वेंट्री वाले के पास इंफॉर्मेशन अलग है, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा ऑलरेडी अवन बिजी है, तो अवन पे जो शेफ होगा वो शेफ अवेलेबल है कि नहीं है वो मुझे कौन बताएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, सिस्टम बटा हुआ है, सिस्टम बटा हुआ है, इज इट क्लियर? बटा हुआ है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बटा हुआ तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जल्दी मिल पा रही नहीं है, इज इट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि there is one person known as Arav. There is one person known as Arav. Arav wants to make shoes. Arav wants to make shoes. He is a very passionate shoemaker. But उसके पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है. फिलहाल पैसा नहीं है, तो वो अकेले ही शू का बिजनेस चालू करता है. अकेले ही शू का बिजनेस चालू करता है. तो ये बात समझ गया? तो जब भी वो शू का बिजनेस चालू करता है, तो वो सारे काम खुद ही करता है. जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट करना सबसे पहले,
रॉ मटेरियल लेकर आना शूज़ के लिए, कौन सा टाइप का शूज़ है, आपको कपड़े का शूज़ चाहिए या आपको लेदर का शूज़ चाहिए या आपको दूसरे टाइप का शूज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है और खुद ही बनाता है शूज़, खुद ही बनाता है। बनने के बाद वो शूज़ को पैकिंग भी खुद ही करता है, पैकिंग करने के बाद वो शूज़ का सेल्स एंड मार्केटिंग खुद ही करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग होने के बाद इनवॉइस रेज करना, बिल देना, पैसा कलेक्ट करना, पैसा अकाउंट में डालना, वो सारे काम खुद ही करता है। मतलब बहुत छोटे लेवल पे है वो अभी, क्योंकि खुद ही सारे काम कर रहा है। बट ही हैज अ ड्रीम, ही हैज अ विजन कि मुझे अपनी एक बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे अपने शूज को एक ब्रांड बनाना है। इज दैट क्लियर? तो वो मेहनत करता है ऐसे 1-1.5 साल, उसके शूज लोगों को उसके अराउंड पसंद आने चालू हो जाते हैं। पसंद आना चालू हो जाता है तो व्हाट हैपेंस, वो खरीदना कब चालू कर देते हैं, उसका सेल्स बढ़ने लगता है। ठीक है, अब सेल्स बढ़ने लगता है तो उसके ऊपर और प्रेशर आने लगता है, उसको सारे काम और एफिशिएंटली करने पड़ते हैं, पर वो ये 10 काम अल्टीमेटली संभाल पाता नहीं है। तो वो क्या करता है, 2 लोगों को हायर करता है। क्या करता है, 2 लोगों को हायर करता है, उनको शूज बनाना सिखाता है। ठीक है, तो एक आदमी शूज बनाता रहता है, दूसरा आदमी सेल्स एंड मार्केटिंग करता है, जो आरव रहता है वो बिजनेस अब देखता है, इन दोनों को संभालता है। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत काम वो भी करता है, इन दोनों को हेल्प करता है, बट उसका लोड कम हो गया, बिजनेस बढ़ गया। अब ऐसे सेल्स बढ़ गया, उसका रिस्पांस अच्छा था, कस्टमर के रिव्यूज अच्छे थे और सेल्स बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आरव बिलोंग्स टू कल्याण, आरव बिलोंग्स टू कल्याण सिटी। अब वो कल्याण सिटी से फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस अब डिफरेंट सिटीज में पहुंचने लगता है, बिजनेस बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब उसको लोग भी और हायर करने पड़ते हैं। कि अब सेल्स के लिए एक अलग आदमी होगा, सिर्फ मार्केटिंग के लिए एक अलग आदमी होगा, अकाउंट संभालने के लिए एक अलग आदमी होगा, रॉ मटेरियल लाने के लिए एक अलग आदमी होगा। ठीक है, और इन सबको मैनेज करने के लिए एक अलग आदमी होगा। ये लोग आ रहे हैं कि नहीं टाइम से, ठीक है, इनको अपनी सैलरी टाइम से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके लिए एक अलग आदमी होगा। इसलिए और मैं इन सबको देख रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा हूँ और बढ़ाने के लिए, मैं और कस्टमर्स लेकर आ रहा हूँ। समझ में आया चीज? अब मेरे अलग अलग लोग हो गए। इज दैट क्लियर? हाँ, डिफरेंट सिटीज तक शूज आने लगे, लोगों को पसंद आने लगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ये बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे और 2 साल बाद और बिजनेस बढ़ता है। नाउ आरव रीचेस आउट ऑफ स्टेट, आरव रीचेस आउट ऑफ स्टेट। अब आउट ऑफ स्टेट जब पहुंचता है तो उसने बोला कि मैं जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये सारे सिटीज में मैं अपने शू का ब्रांड ओपन करूंगा। वो ओपन करता है और वही सारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होते हैं, अब हर एक डिपार्टमेंट में 20-20 लोग हैं, मतलब मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 20 लोग, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 20-20 लोग, रॉ मटेरियल के लिए 20 लोग। समझ रहे हो ये चीज? उसकी कंपनी में हर एक शेयर का संभालने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया बात? इतना बड़ा बिजनेस हो गया। ठीक है, नाउ वन डे व्हाट हैपेंस, बड़ा बिजनेस से वन डे व्हाट हैपेंस, आरव को आता है, आरव को बेसिकली कस्टमर, आरव के ऑफिस में कस्टमर जो रिलेशनशिप है, ऑफिस डेस्क, हेल्प डेस्क, वहां पे आता है फोन किसी एक कस्टमर का कि मुझे इस टाइप का शूज चाहिए। ठीक है, जो इस डिजाइन का होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल होगा? ये जो मैंने वहां पे देखा था आपके फोटोज में, तो आपके पास ये चीज अवेलेबल है क्या? इस साइज में एक कस्टमर का कॉल आता है, तो कस्टमर रिलेशनशिप वाला बोलता है कि ओके सर, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये शूज इस डिजाइन में, इस साइज में अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले वो फोन होल्ड पे रखता है और फिर क्या करता है, दूसरे को फोन करता है। किसको फोन करेगा? सबसे पहला फोन किसको हो जाएगा? इन्वेंट्री वाले को जाएगा, है ना? इन्वेंट्री वाले के पास गया, इन्वेंट्री वाला क्या बोलेगा? चेक करके बताता हूँ। इन्वेंट्री वाला क्या बोलता है? ओके सर, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो इन्वेंट्री वाला चेक करता है, ठीक है, 10 मिनट लग जाते हैं चेक करते, फिर अल्टीमेटली इन्वेंट्री वाला फोन उठाता है, बोलता है कस्टमर रिलेशनशिप वाले को कि मेरे पास फिलहाल ये शूज अवेलेबल नहीं है, मैं तुमको ये पूछ के बताता हूँ कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास ये शूज है कि नहीं। अब इन्वेंट्री में नहीं, मतलब कहाँ बन रहा होगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। हो सकता है ना कि अभी तक शूज पहुंचा नहीं है मेरे पास, रास्ते पे है। कहाँ पर है? रास्ते पे हो, डिलीवर हो रहा हो, या अभी तक बना ही ना हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। इन्वेंट्री वाला मैन्युफैक्चरिंग को फोन लगाता है, पूछता है ये तुमने शूज बना दिया क्या, ये वाला?
बोलता है नहीं बना है, तो बोला बन रहा है क्या, बोलता है नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, बोलता है अभी फिलहाल रॉ मटेरियल नहीं है मेरे पास। ये बातें करते करते आधे घंटे निकल जाता है, इज दैट क्लियर? आधे घंटा निकल गया समझने के लिए, सोच समझने के लिए। बोलता है पर तुमको शूज चाहिए कब, तो बोलता है मुझे कल तक चल जाएगा शूज। तो वो बोलता है कि हाँ रॉ मटेरियल कल तक ही आएगा, रॉ मटेरियल कल तक आएगा, तो मतलब आज शूज बनेगा नहीं, कल शूज मुझे चाहिए, कल के कल शूज आएगा तो कल तो शूज बन जाएगा नहीं ना। तो ऐसे इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट पूरा आप समझ लो 45 मिनट्स निकल गया। और मैन्युफैक्चरिंग वाला अपना फोन रखता है, फिर इन्वेंट्री वाला अपना फोन रखता है, अल्टीमेटली कस्टमर रिलेशनशिप के पास इन्वेंट्री वाला बोलता है कि इट इज नॉट अवेलेबल, तो कस्टमर रिलेशनशिप वाला फोन रखता है और पिछले 45 मिनट से कस्टमर रखा हुआ है। हेलो, आपका जो इश्यूज है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक तो तुमने मना कर दिया उसको, वो 45 मिनट्स तक रुका हुआ है। समझ में आई चीज? तो यहाँ पर क्या होगा, जिसने भी कॉल किया था आर की कंपनी को 10 गाली देगा सबसे पहले। हो सकता है कोई दिमाग से खराब होगा, वो केस वेस भी ठोकेगा। समझ में आया ना ये चीज? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गॉन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज, योर सेल्स विल बी गॉन, डिग्रेड हो जाएगा आपका सेल्स। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग लोगों के पास थी। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम कस्टमर रिलेशनशिप को पता होता ऑलरेडी, तो फॉर एग्जांपल कस्टमर रिलेशनशिप को फोन आता और सामने वाला पूछता कि सर ये वाला डिजाइन का ये शूज ये साइज में मिल जाएगा क्या, तो कस्टमर रिलेशनशिप वाला बोलता है कि सर 2 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। तो तुरंत कंपनी में चेक करता है इन्वेंट्री में है क्या, नहीं है, तुरंत चेक करता है मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या हो चुका है क्या, डिलीवरी में है क्या, नहीं है, रॉ मटेरियल में है क्या, रॉ मटेरियल अभी आ रहा है क्या, कल तक मिल जाएगा क्या बन के, नहीं मिलेगा। 2 मिनट में तुरंत बोलता है कि वो सर आपका शूज अवेलेबल नहीं है, ये परसों मिलेगा आपको। तो ऑफ कोर्स उसको शूज मिला नहीं, बट कस्टमर फास्ट सर्विस से सेटिस्फाई तो रहेगा ना, गालियां तो नहीं देगा, ठीक है, डिफेम तो नहीं करेगा कंपनी को। समझ में आया? तो इससे आपके सेल्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनफैक्ट सेल्स बूस्ट होना चालू हो जाएगी, क्योंकि सर्विस एटलीस्ट नहीं मिली तो क्या हुआ, ये लोग फास्ट तो बात करते हैं, फास्ट तो काम करते हैं, मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं किया इन्होंने, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम ना। समझ में आई चीज? तो अगर एक पूरा इंफॉर्मेशन कस्टमर रिलेशनशिप को कहीं एक सेंट्रल डेटा बेस बना हुआ होता, एक सेंट्रल डेटा बेस पता हुआ होता कि मेरे को यहाँ पर इन्वेंट्री का भी इंफॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग का भी इंफॉर्मेशन है, HR डिपार्टमेंट का भी इंफॉर्मेशन है, कौन सा लोग आया कौन सा लोग नहीं आया, सारी चीजें अगर अवेलेबल होती एक ही जगह पे तो बड़ी आसानी हो जाती मेरे लिए उसको जवाब देना। ऐसा क्लियर? तो बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग जगह पे बटे हुए होते हैं, तो उनको इकट्ठा करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। ऐसा क्लियर? इतना टाइम कंज्यूमिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो बिजनेस प्रोसेस है इट इज यूजलेस, आपका जो बिजनेस प्रोसेस है इट इज यूजलेस। इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी, आउट ऑफ स्टेट बिजनेस होने के बाद भी आपका बिजनेस प्रोसेस इज यूजलेस। समझ में आया? तो ऐसे बिजनेस प्रोसेस को जरूरत है ऑटोमेशन की, जरूरत है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन क्या करेगा, आपके सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक जगह पे लाकर कर देगा। ये बात समझ में आ गई? सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, क्या है, सेल्स पर्सन माइट नॉट बी एबल टू टेल दैट ऑर्डर आइटम्स आर इन इन्वेंट्री और नॉट। एक सेल वाले ने बोल तो दिया कि मैं आपको दे देता हूँ, बट उसको ये नहीं पता होगा कि इन्वेंट्री में है भी या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट इजीली यूज सेल्स डेटा टू प्लान फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी नहीं पता होगा कि इसने कितने सेल कर दिए हैं, तो मैं अभी प्रोडक्शन करूं, तो पता चलता है कि सेल तो हो गया है पूरा, सारे शूज बिक चुके हैं, अब अगले दिन 10 शूज के ऑर्डर आने वाले हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग वाले को मालूम ही नहीं है। तो जब ऑर्डर पहुंचेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक, तब जाके वो बनाना चालू करेगा। तो ये तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है ना ये चीज। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को पहले से ही पता हो कि ये वाला शूज खत्म हो चुका है, तो मैं बना के रख देता हूँ ये वाले शूज। समझ में आया चीज?
जैसे आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर्स में, देखा है कभी मेडिकल स्टोर्स में गए हो कभी, तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक बुक सामने रखते हैं आपके कि ये दवाई उनके पास आपने जब भी मांगी तो वो लास्ट स्ट्रिप था, तो वो बुक में लिखते रहते हैं कि दवाई खत्म होगी ये मंगाना है, दवाई खत्म होगी ये मंगाना है। इज दैट क्लियर? खुद लिखना पड़ता है ना ये चीज। पर अगर आपका मेडिकल ऑटोमेटेड है, जैसे वेलनेस है, जैसे वेलनेस वाले को कभी बुक पे लिखते हुए देखा है? नहीं देखा है। वो वहां पर क्या, जब भी आपका बिल बनाता है कि आपने ये दवाई ये चीज ले ली है, वो सिस्टम से ऑटोमेटिक रिप्लेनिश हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक माइनस होने लगता है। इज दैट क्लियर? तो फिर वहां पर ये समझ में आ जाता है कि अब मुझे यहाँ पर ये चीज भरनी है। समझ में आया? ये चीज ऑटोमेटेड है। कैसा है? बिलिंग सिस्टम ऑटोमेटेड है, इन्वेंटरी सिस्टम ऑटोमेटेड है। अब मुझे किसी को पूछनी नहीं पड़ेगी जाके वो चेक करके वो ड्रॉप में वो दवाई है क्या, तो उसमें 10 घंटा लगा रहा दवाई चेक करने में, ये चीज है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं। समझ आ रही चीज? सीधे कंप्यूटर में देखा, हाँ 50 स्ट्रिप्स मैंने मंगवाई थी, उसमें से 25 खत्म हो चुकी है, 25 बची है। सिंपल एज दैट। क्योंकि आप बिल करते टाइम ही आपको पता चल रहा है वो वहां से एक माइनस हो रही है, एक ऐड हो रही है, एक माइनस हो रही है, एक ऐड हो रही है, व्हाटएवर इट इज। समझ आया ये चीज? ओके, नाउ सो ये जो प्रॉब्लम हुई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अलग अलग जगह पे, उसका सोल्यूशन क्या है? The solution to this problem is provided by enterprise information system. So कैसे? By collecting data from different business processes. अब different business processes कौन से होते हैं? अलग अलग business process जितने भी मैंने नाम लिए, ये सब business एक एक प्रोसेस ही थे। पहला बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग अलग बिजनेस प्रोसेस है। सेल्स एंड मार्केटिंग एक अलग बिजनेस प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स एक, मतलब इन सब को कलेक्टिवली अगर आप बनाओगे तो ये सब मिलकर एक बिजनेस प्रोसेस बनेंगे। या बिजनेस को रन करने के लिए ये सारे प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब के अलावा ये कोर बिजनेस प्रोसेस है। इनके अलावा कोई भी बिजनेस रन कर सकते नहीं हो। इज दैट क्लियर? तो छोटे लेवल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे लेवल तो रन हो जाएंगे, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही ह्यूमन रिसोर्स होगे। एक कैफे ओनर है तो वो खुद ही एक एचआर होगा, वो खुद ही एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बंदा होगा। समझा? पर बड़े डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें चलती नहीं है। वहां पर कोर बिजनेस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट, और वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? इट शुड बी स्टोर्ड इन सिंगल रिपोजिटरी। एक सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए। तो वो क्या करेगा अल्टीमेटली? इट विल इंप्रूव योर फंक्शंस, इंप्रूव योर, जो आप काम कर रहे थे वो सारी चीजें हो जाएंगी क्या? इंप्रूव हो जाएंगी। कैसे? बाय इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन मींस सारी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करना, सारी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करना। ये बात समझ गए? बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आपके फंक्शंस एंटरप्राइज के क्या हो जाएंगे? एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। सो बेसिकली EIS provides a technology key platform that enables organization to integrate and coordinate business. वापस से, EIS provides a technology platform that enables organization to integrate and coordinate business process. Is that clear? सारे डेटा को एक जगह पे लाना और सारे वेरियस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, वेरियस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। इज दैट क्लियर? इस चीज के लिए यूज होता है क्या? बिजनेस। इस चीज के लिए यूज होता है आपका EIS, यानी कि एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है? यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही है? ठीक है गाइस, थोड़ा थ्योरी लेक्चर है, इंटेंस है। ठीक है, इसके लिए हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा लोड हो रहा हो। ठीक है ना? क्योंकि थियरी है और ऑफ कोर्स ये चीज हम जानते हैं ऑलरेडी। हम 10 बार, ये कॉमन सेंस वाली बात है, 10 बार हम ये चीज कर चुके हैं, सुन चुके हैं। बट इस बार आप क्या करने वाले हो? आप एक कॉमन मैन से आपके पास एक ज्यादा नॉलेज आने वाली है। ठीक है? जो कॉमन मैन को था, अभी तक आप कॉमन मैन ही थे रिगार्डिंग दिस नॉलेज, बट अभी आप जो पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो? एकदम इंटेंस मैनर में पढ़ने वाले हो। इज दैट क्लियर? ओके, तो गाइस ये आपका मॉड्यूल होगा। ठीक है?
ये आपका स्टडी मटेरियल है फ्रॉम ICAI वेबसाइट, ये आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये आपके नोट्स हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस के लिए, आप यहीं से पढ़ाई करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस? ना क्या क्या समझा सबको? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस? एनीबॉडी हियर? मैंने बहुत बताया आपको, ये होता है वो होता है, राइट? अब आप लोग बताओ क्या होता है बिजनेस प्रोसेस? Processes which helps business to run efficiently. Processes which help businesses to run efficiently. Okay. What are different types of business processes? कौन बताएगा? Last bench. Different types of business process. Sales, marketing, Sales and marketing, alright. production, Manufacturing and production. और inventory management, inventory. Okay. Finance and accounting. Human resource. तो ये सारे क्या है? डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस है जिनकी वजह से आपका बिजनेस रन होना है। समझ गए ये चीज? ओके। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है EIS की। So an enterprise information system may be defined as any kind of information system which improves the function of an enterprise business processes. कैसे? By integration. EIS क्या करता है? वापस से an enterprise information system may be defined as any kind of information system which improves the function of an enterprise business process by integration. हर एक लाइन का मतलब, हर एक वर्ड का मतलब समझ गया ना यहाँ पर? ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अपने अपने इंफॉर्मेशंस होंगी, उनको हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो क्या कर देगा? इंप्रूव कर देगा। किसको? फंक्शंस को। किसके? एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेसेस के। इज दैट क्लियर? क्या इंप्रूव कर देगा? वो फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर देगा। कैसे फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी? इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें करेगा कौन? EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। सो एंड EIS कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज business productivity and reduce service cycles, product development cycles, and marketing life cycles. And other outcomes include higher operational efficiency and cost savings. EIS क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा किसको? बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को। और रिड्यूस कर देगा किसको? सर्विस साइकिल्स मतलब कितने टाइम में आप सर्विस दे पा रहे हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है चीज, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो चीज भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ EIS। क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा ना कि मुझे ये प्रोडक्ट पहले से प्रोड्यूस करके रखना है, उसी टाइम मेरे पास ऑर्डर आएगा, उस टाइम में बनाना चालू करूंगा, तो वो टाइम बढ़ जाएगा, उससे मेरा बिजनेस ऑफ कोर्स कम हो जाएगा क्योंकि नाम खराब हो जाएगा। समझ में आया चीज? नाउ ठीक है। सो एंटरप्राइज बिजनेस processes. So a business process is an activity or a set of activities that will accomplish a specific organizational goal. Business process हम कुछ भी अरेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक विजन होता है कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मेरा बिजनेस यहाँ होना चाहिए। एक मेरा स्पेसिफिक गोल है, एक मेरा स्पेसिफिक, उसके लिए मैं सारे बिजनेस प्रोसेस को स्पेसिफिकली अरेंज करूंगा। स्पेसिफिकली तो a business process is an activity or a set of activities that will accomplish a specific organizational goal. Business processes are designed as per vision and mission of the top management. अगर आपके पास विजन मिशन नहीं है तो आप बिजनेस प्रोसेस डिजाइन नहीं कर सकते। Is that clear? The success or the failure of an organization
is dependent on how meticulously business process have been designed and implemented. अगर आपको बिजनेस प्रोसेस इंप्लीमेंट करना आ भी गया, बट आपका बिजनेस या आपका विजन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने केयरफुली उसको डिजाइन किया है। आपको जरूरत है या आपको जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे उस चीज की वजह से तो आपका बिजनेस प्रोसेस फेलियर माना जाएगा, राइट। जब आपने जो भी किया बिजनेस रन करने के लिए, इट वुड बी अ बिगर फेलियर। इससे अच्छा आप नहीं करते तो बेटर होते, पैसा बच जाता आपका। क्या बच जाता? पैसा बच जाता। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव 3 E's फॉर बिजनेस प्रोसेसेस, नेमली effectiveness, efficiency and economy. So BPM is a systematic approach to improving these processes. ठीक है, so business process management is an all-round activity working on 24/7 basis to ensure improvement in all parameters at all the times. So the key components of business process are outlined below. तो ये कुछ components है guys, ठीक है। आपके बिजनेस प्रोसेस में ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो आपका बिजनेस प्रोसेस सक्सेसफुल माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको लर्न करने से पहले, ये टेबल में कुछ चीज है, कॉन्फिडेंस है, वो लर्न करने से पहले सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले थे वो था कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। क्या पढ़ने वाले थे? कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। अब आपको सब सिंपल एक बात याद रखने की जरूरत है कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस होता है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, उसमें HR डिपार्टमेंट होगा, उसमें सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। इज दैट क्लियर? इन सारे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बनी रहे, इन सारे डिपार्टमेंट में इफेक्टिवनेस बनी रहे और इस बिजनेस प्रोसेस में फंक्शनैलिटी अच्छी रहे। इन सारे सिस्टम्स में फंक्शनैलिटी एक दूसरे के थ्रू कैसी रहे? अच्छी रहे। इंफॉर्मेशन का इजीली ट्रांसफर हो सके फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर ये सब होता रहता है तो मेरा बिजनेस प्रोसेस सक्सेसफुल माना जाएगा। और अगर मेरा बिजनेस प्रोसेस सक्सेसफुल है तो मुझे ऑफ कोर्स वहां से इकोनॉमी जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन बड़ा आसान से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम देखो, अब हम इस टॉपिक को इंटरेस्ट बनाना चालू करेंगे। अब तक तो सिर्फ थियरी चल रही। समझ में आया चीज? ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स यूज करेंगे, अब हम लोग इंटरेक्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, वी हैव 25 क्वेश्चंस इन आवर चैप्टर। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन इज ऑन कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है ही क्या, मैं आपको कैटेगरीज समझाने से पहले बता देता हूँ। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन है, इन एन एंटरप्राइज एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। इन एन एंटरप्राइज एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। अब देयर आर वेरियस कैटेगरीज का हमने नाम भी दे दिया है, ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या है? कैटेगरीज है किसकी? बिजनेस प्रोसेसेस की। इज दैट क्लियर? ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे। So a business process or a workflow is an activity or a set of activities that will accomplish specific organizational goal. ये लाइन पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। फिर it is designed as per vision and mission of top management depending on the organization, industry and nature of work. क्या क्या चीज है? 3 चीजें। Depending on the organization, industry and nature of work, business process are broken up into different categories. कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, उसका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, या उसका आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, तो उसमें उस हिसाब से बिजनेस प्रोसेस आएंगे। इज दैट क्लियर? बट बिजनेस प्रोसेस में मेजरली 3 कैटेगरीज होंगी, ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले ऑपरेशनल प्रोसेस यानी कि प्राइमरी प्रोसेस, इसमें क्या होता है गाइस? ठीक है, ऑपरेशनल प्रोसेस में क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। सो टू फाइंड योर ऑपरेशनल प्रोसेस, आस्क योरसेल्फ हाउ डज और विल योर बिजनेस जनरेट इनकम। सबसे पहले जब भी आप बिजनेस रन करना चाहते हो, आपको कुछ विजन मिशन लगा लिया है,
आप सोचना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? आस्क योरसेल्फ हाउ डज और विल योर बिजनेस जनरेट इनकम? इस बिजनेस से मुझे पैसा कैसे आएगा? समझ में आया ना? सबसे पहले यही सोचोगे ना। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने शूज की कंपनी खोली है, तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? जब मैं शूज बेचूंगा ना। समझ में आया? जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो शूज बेचने के लिए मुझे अलग अलग लोग लगेंगे, सेल्स के लोग लगेंगे, शूज बिकवाने के लिए मुझे मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, उसके लिए लोग लगेंगे, शूज बनाने के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट लगेगा, उसके लिए लोग लगेंगे। ठीक है, शूज कितना कब किसको मिला है कि नहीं मिला है, प्रॉपर कस्टमर का क्या फीडबैक रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उसके लिए मेरे को लोग लगेंगे। अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेज करने के लिए मुझे लोग लगेंगे। इज दैट क्लियर? है ना? इस सारे लोग लगेंगे नहीं लगेंगे? तो ये सारे लोग आते हैं आपके बिजनेस प्रोसेस में। पहले प्रोसेस में क्या नाम है? जैसे कि ऑपरेशनल। तो ये सारे लोग नहीं होंगे तो आपका प्रोसेस ऑपरेशनल होगा ही नहीं ना। ऑपरेशन का वर्ड का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग, राइट? ऑपरेट होना चाहिए, काम करना चाहिए। अब इनमें से कोई भी एक कम हो गया तो आपका काम बंद हो जाएगा, होगा नहीं, या स्लो हो जाएगा। आपको तब तक दूसरा आदमी लेकर पड़ेगा। समझ में चीज? सो यहाँ पर क्या है? इट इज द प्रोसीजर एंड टास्क दैट प्लेस डायरेक्ट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट फ्रॉम इनपुट। ये लाइन समझ में आई? इट इज द प्रोसीजर, क्या? ऑपरेशनल प्रोसेस इज द procedure and task that plays direct role in production of output from input। अब आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है? लेट्स सी। इनपुट्स क्या है? सबसे पहले आपके लेबर, आपके लिए रॉ इक्विपमेंट एंड मनी। सबसे पहले आप यही सारी चीजें करोगे ना, पैसा डालोगे, लेबर लेकर आओगे, रॉ मटेरियल लेकर आओगे और काम चालू करोगे। ये इनपुट है। इज दैट क्लियर? आउटपुट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट, शूज बन के रेडी हो गया, ठीक है, आपने उसको सर्विस दे दी, सेल्स कर दिया, मार्केटिंग कर दिया उसके लिए। समझ में आ रहा है चीज? तो आपको सर्विस देनी है। अब मतलब आप जाओगे उसके लिए, बिल बनाओगे, समझ में आया? वो आपको पैसा देगा, पैसा सेल्स वाला बंदा आप तक लेकर आएगा। ये सारी चीजें, ये सब क्या है? उसके आउटपुट है। समझ में आया? और अल्टीमेटली क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आपको शूज कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम तो हम आपको चेंज करके दे देंगे। समझ में? तो इससे क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फाई होता है। यह क्या होगा? आपके कंपनी का आउटपुट होगा, आपके बिजनेस प्रोसेस का आउटपुट होगा। इज इट क्लियर? तो आप इनपुट लेकर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, इनपुट लेकर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। सो इन जनरल इफ योर प्रोसेस फॉल्स into one of the below categories, it can be classified as operational, it can be classified as operational, and sometimes they are called as part of value chain। ये बहुत important लाइन थी। अब value chain में कौन कौन आता है? देखो, the development or creation of the final product or service। पहले सबसे पहले क्या करोगे? डेवलपमेंट करोगे, क्रिएट करोगे, किसको? फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी आपका इंडस्ट्री है, जो भी आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। या तो आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो या तो आप सर्विस डेवलप करते हो। समझ में आई चीज? फिर उसकी मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ दी अबव, फिर द कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट इवन आफ्टर सेल्स, इवन आफ्टर। तो ये तीन चीजें होंगी, ये तीन चीजें होंगी। सबसे पहले डेवलपमेंट, उसके लिए मार्केटिंग और उसके लिए फिर बाद में कस्टमर सपोर्ट इवन आफ्टर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा सा, सिंपल सा। क्या है देखो, लेट्स से इफ यू आर अ लोकल ग्रीन ग्रोसर, यानी कि वेजिटेबल वेंडर हो आप, इमेजिन करो। ठीक है, ओके, सो यू आर अ लोकल, मैं एक लोकल ग्रीन ग्रोसर हूँ। ठीक है, क्या काम करता हूँ? हु डिलीवर्स वेजिटेबल्स टू योर कम्युनिटी। द टास्क इन्वॉल्व्ड, मतलब एक ग्रीन ग्रोसर को क्या क्या करना पड़ता है? बाइंग दी प्रोड्यूस फ्रॉम दी सप्लायर, उसका पैकिंग इनटू बॉक्सेस एंड डिलीवरी ऑफ दी गुड्स। ये सारे काम करने पड़ेंगे ना। किसको करने पड़ेंगे? ग्रीन ग्रोसर को। मेकिंग श्योर योर ऑपरेशनल प्रोसेस वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एज पॉसिबल शुड बी योर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। मतलब ये सारे काम जो भी करना है, ये सब ऑपरेशनल प्रोसेस में आएगा। ये सब किस में आएगा? और यहाँ से डायरेक्ट इनकम जनरेट होगी। यहाँ से क्या होगी? डायरेक्ट इनकम जनरेट होगी ऑपरेशन प्रोसेस से। दिस इज द मेजर प्रोसेस इन योर बिजनेस प्रोसेस। इसके बाद
नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सपोर्टिंग प्रोसेस, यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस। सो ये क्या बोलते हैं? दीज आर दी कॉग्स इन दी इंजन रूम। इस कॉग्स का मतलब होता है गियर और वो सारी चीजें आपने देखी जिस वजह से आपका शिप या ट्रेन जो भी होता है वो चलता है, पर वो आपको दिखाई देता नहीं है। आपका ट्रेन आपको चलते हुए दिखेगा, आपको आपकी शिप आपकी चलती हुई दिखेगी, बट पीछे इंजन में काम कर चालू है ना। तो दीज आर दी सपोर्टिंग प्रोसेस वाले लोग कौन होते हैं? दीज आर दी कॉग्स इन दी इंजन room, the things that work behind the scenes, the things or the people which works behind the scene to ensure that the ship can keep on sailing. That's the supporting process. This means that they don't generate income themselves. वो खुद पैसा जनरेट नहीं करते हैं, but are there to serve the internal body of the staff across the organization. जैसे कि for example supporting process के लिए अभी जैसे रवि सर है, नीलेश सर है, राइट? ये हम लोगों के लिए क्या है? ये हम लोगों के लिए क्या है? एक सपोर्टिंग प्रोसेस है ना। अब उनके बिना काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं काम, बट हमारा काम एफिशिएंसी कम हो जाएगा, राइट? हमको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अब बिकॉज हमारे पास ऑफिस में स्टाफ है, सारी चीजें हैं, तो वो लोग उतना काम करके रख रहे हैं, उनकी वजह से हमारा काम इजी हो जा रहा है। वो लोग नहीं होंगे तो हमारा काम इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट हो जाती, और इस वजह से हमारा बिजनेस पूरा ठप हो जाता। समझ में आई चीज? तो सपोर्टिंग प्रोसेस इज द बैकबोन ऑफ योर सिस्टम, बैकबोन ऑफ योर सिस्टम। बिना बैकबोन के आप कोई काम कर सकते नहीं हो। तो सपोर्टिंग प्रोसेस नहीं होगा तो ऑपरेशनल प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? सो एग्जांपल क्या है? पेरोल डिपार्टमेंट। सपोर्टिंग प्रोसेस का एग्जांपल क्या है? पेरोल डिपार्टमेंट doesn't necessarily make you money. पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या है? सिर्फ जितने भी ऑफिस में स्टाफ है उनको टाइम से इनकी सैलरी प्रोवाइड करना, और कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए वो भी, है ना? तो वो आपके लिए कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। पेरोल डिपार्टमेंट से आपने जितने ऑफिस में लोग हैं उनको सिर्फ पे कर रहे हैं। आपके लिए कोई डायरेक्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं क्या? वो लोग नहीं कर रहे ना। सो बट विदाउट देम योर एम्प्लॉइज वुडंट बी पेड सही तरीके से, अच्छे से। सो एंड द सेम फॉर दी क्लीनर। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑफिस में क्लीनर है, या कॉफी मशीन पे जो बंदा बैठता है, या लिफ्ट मैन है, व्हाटएवर इट इज, दे माइट नॉट ब्रिंग मनी, बट विदाउट देम यू वुड सर्टेनली नोटिस। उनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशनल प्रोसेस आर कैरिड आउट इफेक्टिवली एंड सपोर्टिंग प्रोसेस ही नहीं है, तो ऑपरेशनल प्रोसेस कैरी आउट करना बहुत ही टफ जॉब हो जाता है। इसलिए सपोर्टिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस प्रोसेस, इन योर बिजनेस प्रोसेस। एंड लास्ट इज वेरी इजी बट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। दिस इज वेयर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द अबव प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड दिस इन्वॉल्व्स प्लानिंग करना, विजन बनाना, गवर्नेंस करना, टॉप मैनेजमेंट को मैनेज करना, क्या किसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो सारी चीजें करना। ये भी डायरेक्ट जनरेशन में नहीं है, इनकम की डायरेक्ट जनरेशन में ये भी आता नहीं है, तो ये सारी चीजें प्लान करता है। ये सारी चीजें क्या करता है? प्लान करता है, उसको मॉनिटर करता है और पूरा ओवरसी करता है, जनरल ओवरसी। सो दिस मींस ensuring that the team is meeting their targets and that the workplace is compliant and safe. मैनेजमेंट टीम डायरेक्टर लेवल पे जो भी लोग होंगे वो सब क्या बनाएंगे? विजन बनाएंगे कि हम हमारा ये टारगेट है कि हम 10 साल बाद इतना बड़ा होना चाहते हैं, राइट? इसके लिए मुझे चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए आज जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें क्या बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है? मैं कब और कैसे कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मेरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनको फायदा हो, मैं और टैलेंटेड लोगों को कैसे हायर कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं देखूंगा ना। ये टॉप मैनेजमेंट लेवल पे काम। बिजनेस प्रोसेस में कितने लोग हो गए, कितने डिपार्टमेंट हो गए? 3। सबसे पहला होता है ऑपरेशनल, फिर होता है सपोर्टिंग, फिर होता है बट मैनेजमेंट सबसे पहला आएगा उस हिसाब से, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट सोचेगा नहीं तब तक वो सारे काम होंगे नहीं ना। तो मैनेजमेंट सोचने का काम करता है, सपोर्टिंग मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, ऑपरेशन को भी सपोर्ट करता है। ऑपरेशन मींस दे आर दी सोल्जर्स ऑफ योर कंपनी। इनके बिना आप कोई भी वॉर जीत सकते नहीं हो। आपका मेन वॉर क्या है? मेन का वॉर क्या है? टू अर्न मनी ना। मेन वॉर क्या है? टू अर्न
मनी। जब तक ये सेल्स नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपके पास पैसा आने वाला नहीं है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं होगा, HR डिपार्टमेंट नहीं होगा, आपके पास पैसा आने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें होंगी किसमें? बिजनेस प्रोसेसेस में। इज दैट क्लियर? सो वंस अगेन, बिजनेस प्रोसेस में आई वुड लाइक कि कोई एक बंदा इसको एक्सप्लेन करे। बिजनेस प्रोसेस में हमने 3 चीज देखी, राइट? वुड लाइक टू आप तो खुद के एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू बिजनेस प्रोसेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो प्री डिसाइडेड है और अचीव करना, उसमें ऑपरेशनल गोल। बिजनेस प्रोसेस इज बेसिकली अ सेट ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस प्रोसेस में हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। बिजनेस प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है ना? ओके ना, बाद में उसमें मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस। देयर आर 3 कैटेगरीज इन बिजनेस प्रोसेस, ठीक है? तो कौन सी कैटेगरीज है? मैनेजमेंट प्रोसेस, बाद में सपोर्टिंग है और ऑपरेशनल है। मैनेजमेंट में सब ऐसे गोल प्री डिसाइडेड होता है, वो कोऑर्डिनेशन लेके आता है सब में। सपोर्टिंग में सब लोग सपोर्ट करते हैं ऑपरेशनल को भी और मैनेजमेंट को भी। और ऑपरेशनल इज वो मेन है, उसमें अर्निंग इनकम गेन होता है। उनका एम होता है टू अर्न दी इनकम, वहीं से पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, है ना? जब तक सेल्स नहीं होगा पैसा आने वाला नहीं है। प्रोडक्शन करके रख लिया आपने, सही बात है, प्रोडक्ट वो भी एक ऑपरेशन ही है, बट आपने सेल्स नहीं किया तो अभी तक वो चीज होने वाला नहीं है। इनकम जनरेशन होगा नहीं। ये बात सबको समझ लीजिए, ओके? ठीक है। सो गाइस, मैनेजमेंट प्रोसेस में एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस में एक एग्जांपल है बजटिंग। मतलब कोई मुझे फॉर एग्जांपल चीज था, मुझे कुछ चीज अचीव करनी है, मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कितना पैसा लगेगा, है ना? तो क्या क्या लेवल पे सोचना पड़ेगा, मेरा विजन क्या है सबसे पहले, उसके लिए मेरे पास स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होना चाहिए, प्लान होने के बाद मेरे बिजनेस गोल्स क्या क्या होने चाहिए। विजन और गोल में डिफरेंस है गाइस। विजन और गोल्स में, ये विजन अचीव करने के लिए पहले मुझे अलग अलग बिजनेस गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? गोल्स बेसिकली टारगेट्स, गोल्स बेसिकली टारगेट्स। वो टारगेट्स अचीव करने के लिए मुझे कितना रेवेन्यू लगेगा, ठीक है? फिर कितना रेवेन्यू मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल टारगेट अचीव कर लेता हूँ, मैं अपने विजन पहुंच लेता हूँ, मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है? समझ गए चीज? फिर मेरा कॉस्ट प्रोजेक्शंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें करने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें करने के लिए मुझे पहले कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब होने के बाद मैंने इन्वेस्ट इतना किया, मुझे इतना मिलेगा और इतना प्रॉफिट होगा। फिर ये सारी चीजें आप देखोगे ना, फिर आप जाओगे बोर्ड के पास उसके अप्रूवल के लिए। कोई कंपनी में जाओगे कि मैंने ये विजन सोचा था अपने कंपनी के लिए, हम 4 डायरेक्टर बैठे हैं, हम ये सोच के हम बता रहे हैं, तो 4 लोगों का मेजोरिटी तो आना चाहिए ना मेरे पास कि मेरा ये विजन था, ये रेवेन्यू होगा, ये कॉस्ट लगेगा, ये टारगेट्स अचीव करने हैं मुझे। ये सारे प्लान मैं अपने कलीग्स को बताऊंगा अगर मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ तो। फिर 4 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, हाँ ओके प्लीज अप्रूव, लेट्स डू इट। तो अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बजट रिव्यू की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा हूँ? बजट रिव्यू की बात। समझ में आया? ये सब काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस करेंगे, मैनेजर लेवल पे ये सारी चीजें होंगी। समझ में आया? जितना भी एनालिसिस वाला काम है ये सब मैनेजमेंट वाले लोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है उसके लिए। यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले विजन एंड मिशन। एक कंपनी यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू दी है, तो क्या है? वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट कंपनीज डिसाइडेड, वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट कंपनी, ऑलरेडी एशिया की लार्जेस्ट कंपनीज में से एक कंपनी है, वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट कंपनी। कैसी है ये? डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है which decided in 2005 to increase its turnover by 2 in next 10 years। तो जो भी उनका टर्नओवर है
2005 में, अगले 10 साल में यानी कि 2015 यानी कि 2015 में कितना होना चाहिए? जो भी आज इनके पास पैसा है उसका डबल। सो द प्रेजेंट टर्नओवर इज 10,000 crores। ये बात समझ गए? इज दैट क्लियर? सो विजन एंड मिशन ये था। ये कौन सोचेगा? ये कौन से लेवल पे होगा काम? मैनेजमेंट प्रोसेस में। मैनेजमेंट प्रोसेस में सारी चीजें देख लो। द टॉप मैनेजमेंट sits down and lists down the activities to be done to achieve the set turnover। अल्टीमेट गोल क्या है मेरा? टर्नओवर बढ़ाना, डबल करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टर्नओवर को डबल करना। अब कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, क्यों करना है, कब करोगे, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनेगा, मैनेजमेंट प्रोसेस में होगा। सो एंटर इनटू न्यू मार्केट। सबसे पहला प्लान क्या होगा? टू अचीव द सेट टर्नओवर दिस इंक्लूड्स एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। It was decided to have an all India presence. At present, the company products are sold across 20 out of 29 states। मतलब 20 स्टेट में ऑलरेडी हमारा डेयरी प्रोडक्ट जाता है। बच्चे के 9 स्टेट्स में अभी तक जाता नहीं है। तो एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। एंटर इनटू न्यू मार्केट्स पहला गोल। ठीक है, ठीक है। इंक्लूडिंग 4 मेट्रोज नेमली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। फिर लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उससे भी हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। जैसे कि अमूल डेयरी हो गई गाइस। क्या हो गई? अमूल डेयरी ऑलरेडी वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच ये सारी चीजें बनाती थी। अभी आपने देखा होगा अमूल के केक्स भी आ रहे होंगे। अमूल के जैसे नेचुरल आइसक्रीम में वो कौन सा आइसक्रीम मिलता है? टेंडर कोकोनट, सुना आपने? तो अमूल भी ये चीज बेच रहा है। तो उसने नया प्रोडक्ट बनाया ना। अमूल के लिए तो वो नया प्रोडक्ट हो गया ना, हमारे लिए ऑफकोर्स नया नहीं है, बट अमूल के लिए अच्छा कैडबरी है। कैडबरी एक कंपनी है ना, तो कैडबरी भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते रहती है ना। पहले सिर्फ कैडबरी आता था आपके पास, फिर उसके बाद कौन आया? सिल्क आया। न्यू प्रोडक्ट। कैसा है ये? न्यू प्रोडक्ट है। एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स मतलब ऑफकोर्स कंपनी पूरे इंडिया में फैली हुई है। कैडबरी तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है बेसिकली, है ना। तो न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, इससे मेरा विजन हो सकता है। नए मार्केट्स में घुसना, इससे मेरा टर्नओवर बढ़ सकता है। समझ में आई चीज? फिर few new products that are decided to be sold in the future included are मतलब जो ये डेयरी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो नए प्रोडक्ट्स में घुसने वाले हैं, वो नए प्रोडक्ट कौन से होने वाले हैं? बिस्किट्स, टोस्ट, फ्लोर, फ्लावर एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मतलब डेयरी प्रोडक्ट के अलावा हम ये सारी चीजें भी बनाएंगे। समझ में आया चीज? आगे आने वाले टाइम में। ठीक है। एंड फिर एक्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Acquire existing dairies in markets where the company has no। मतलब मैं बड़ी कंपनी, बड़ी फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बड़ा कंपनी हूँ, समझ में आया चीज, बट मैं उन 9 स्टेट्स में नहीं हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, व्हाटएवर रीजंस आर देयर, बट वहां पे ऑलरेडी एक डेयरी फेमस है जो चल रही है। एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। साउथ इंडिया में एक डेयरी का नाम है अरुण डेयरी। यहाँ पर अरुण की आइसक्रीम मिलती है, अगर आपने कभी देखी होगी तो। यहाँ पर जनरली सब लोग अमूल और वो क्या क्या आता है, आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिल्क की बात कर रहा हूँ। अमूल है, फिर कौन सा वरना है, क्या है क्या है क्या है, मदर डेयरी है, ये सारी चीजें ना, गोकुल है, ये सारी है ना डेयरीज, इससे बड़ी बड़ी डेयरीज है साउथ इंडिया में। ये सारी डेयरीज तो है, साथ में अरुण डेयरी बहुत बड़ी, अरुण का मिल्क वहाँ पे मिलता है। अब अमूल वाला क्या सोच रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा सब कुछ है नहीं, ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि टर्नओवर बढ़ा रहा हूँ। तो अमूल वाला क्या सोचता है कि मेरा जो मिल्क है वो वहाँ पर नहीं मिलता, उस स्टेट में मैं नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास पैसा है ना, तो मैं अरुण डेयरी को ही टेक ओवर कर लेता हूँ। तो सबको मिलेगा तो अरुण का ही मिल्क वहां पर वहां का जो पैसा है वो कहां पे जाएगा? अमूल में, क्योंकि सबको पता है ना अरुण डेयरी वहां पे चल रही, तो अमूल नहीं बिक रही। समझ में आया बात? तो ऐसे एक्विजिशन करना अलग अलग कंपनीज की, इन शॉर्ट आपके कंपटीशन का, आपके कंपटीशन का, ये सब कौन करता है? मैनेजमेंट। ये सब उनका काम है। समझ में आ रहा है चीज? अच्छा, फिर सपोर्ट प्रोसेस, जहां पर इस कंपनी में सपोर्ट प्रोसेस कौन सा है? फॉर ऑल एक्टिविटीज टू बी डन एज एनविजन, जो आपने सोचा वो करने के लिए, ठीक है, बाय टॉप मैनेजमेंट, ह्यूज एफर्ट इज नीडेड ऑन
ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम है। नए मार्केट में जाना है, लोग हायर करने पड़ेंगे ना, है ना। नए प्रोडक्ट्स बनाना है, नए शेफ डाउनलोड ये करने पड़ेंगे, डाउनलोड लेने पड़ेंगे। समझ में आपको ये चीज? नए शेफ, अब मेरे 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 कंपनी में तो जितने भी लोग थे वो सिर्फ आइसक्रीम बनाते थे या कोई मिठाई बनाते थे या मिल्क प्रोड्यूस करते थे। समझ में आई चीज? उसमें हेल्प करते थे। बट कोई भी टोस्ट बनाने वाला या बिस्किट बनाने वाला तो नहीं था, तो मुझे नए लोग हायर करने पड़ेंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत लोड आ जाता है इस टाइम पे, है ना। उनकी सैलरी क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो डिफाइनिंग एंड क्रिएटिंग न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, परफॉर्मिंग ऑल ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज एज पर एक्टिविटीज लिस्टेड अबव इन मैनेजमेंट। एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर काफी लोड आ जाता है। अब एचआर डिपार्टमेंट आपके लिए पैसा नहीं लेकर आ रही है, बट वो आपको हेल्प कर रही है। उनके बिना आप जो भी आपने सोचा है वो कर ही नहीं पाओगे। जो भी आपने सोचा है वो आप, मैं सोचूंगा ना नए मार्केट में एंटर कर रहा हूँ तो वहां का जो लोकल बंदा हो वही मेरे को मिल जाए, क्योंकि वहां पे सेल्स इजी हो जाएगी मेरे लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में आपको जाके लाके बिठा दूं मैं, अब बोले जाके सेल्स कर, आपको कोई सुनेगा भी नहीं। समझ में आया? वैसे साउथ इंडिया का बंदा यहाँ पर आ जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर कोई महाराष्ट्र कल्चर वाला बंदा है या मराठी स्पीकिंग बंदा है, उसके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा बिजनेस करना, है ना। उसको लोग थोड़ा सा और ज्यादा ये देंगे, क्या देंगे, भरोसा करेंगे उसके ऊपर, है ना। क्योंकि हाँ ये ऐसा होता है ना, जैसे जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। तो ह्यूमन रिसोर्स को ये सारी चीजें दिमाग में लानी पड़ेगी, तभी जो भी टॉप मैनेजमेंट ने सोचा है वो चीज वो अचीव कर पाएगा। समझ में आया चीज? ओके, एंड लास्ट इज योर ऑपरेशनल प्रोसेस व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब कर लो, सोच लो, जमा लो, ये नहीं है ना तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था वो कभी अचीव नहीं होगा। एंड दिस इज ऑपरेशनल प्रोसेस। पोस्ट द मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस के बाद इट इज ऑन द ऑपरेशनल मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट द डिसीजंस इन एक्चुअल वर्किंग फॉर्म। तुमने प्लान किया, सोचा, सब कुछ किया, बट उसको एक्चुअल अब लगाना है। मैंने तुमको बता दी कार चलानी है, तो कार में क्या होता है, तुमको फॉर एग्जाम्पल कार सीखनी है तो मेरे पास आए मैनेजमेंट और सपोर्टिंग प्रोसेस के पास। तो मैंने क्या बोला कि कार कैसी होती है, कार के अंदर स्टीयरिंग होता है, लेफ्ट साइड में गियर होता है जिसमें 5 गियर होते हैं। आपको पैर में क्या मिल जाएगा, रेसिंग पैडल मिल जाएगा, ब्रेक पैडल मिल जाएगा और क्लच पैडल मिल जाएगा। क्या करना है, क्लच पैडल दबाओ, फर्स्ट गियर में डालो, धीरे धीरे छोड़ दो, कार आगे बढ़ने लगी। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्टिव अचीव। बट ये अभी तक सिर्फ ऑन पेपर था, अभी तक आप एक्चुअल कार में बैठे नहीं हुआ, आपने एक्चुअली कार चलाई, ऑपरेशनल लेवल पे आप अभी तक गए नहीं हो। क्या बात समझ गई आपको? ऑपरेशनल लेवल पे जाना है तो आपको आपके प्लान को एक्चुअल वर्क में कन्वर्ट करना होगा। एंड इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टास्क, ऑल टुगेदर डिफरेंट टास्क। तो इट इज हियर वेयर द होल हार्ड जॉब इज डन। ठीक है, सो ये था आपका बिजनेस प्रोसेस के कैटेगरीज और ये है आपका एग्जाम्पल। तो पेपर में पूछेंगे इसका बिजनेस कैटेगरीज का एग्जाम्पल बताओ, तो आप अपना भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो, ये आपको हेल्प करने के लिए। इज दैट क्लियर? जनरली सब लोग यही बताओ, ठीक है। सो नाउ आपने अभी तक सिर्फ बिजनेस प्रोसेस देखा। क्या देखा? बिजनेस प्रोसेस देखा। उसका ऑटोमेशन अभी तक देखा नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। सो अब यहां पर ऑटोमेशन और ये सारी चीजें आप देखने वाले हो इनटू योर बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर। गाइस इट इज वेरी थियरी बेस्ड चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं इंटेंसिवली, क्योंकि जब आप एक्चुअली बुक लेके बैठो ना तो आपको ज्यादा टफ लगे ना, इसके लिए हम लोग इतना इंटेंसिवली सारी चीजें कर रहे हैं। हमें सिर्फ एग्जांपल से समझाना होगा ना ये सारी चीजें, विदाउट रीडिंग एंड विदाउट डूइंग एवरीथिंग, तो ये चैप्टर खत्म होने के लिए 1 घंटा भी नहीं लगेगा, किसी भी एग्जांपल के थ्रू समझने आए। बट मैं आपको इतना इंटेंसिफाई इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी बैठने वाले हो बुक लेकर ना घर पर, तो आप मैंने आपको 1 घंटे में चैप्टर समझा दिया। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी एग्जांपल के थ्रू ही। तो
तो ये तो हो गया, आपने समझ लिया। बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको समझना तो है ही नहीं, हेडिंग्स भी याद रखनी है, चीजें भी याद रखनी। इसके लिए आपको इस मैनर में पढ़ाना, वरना इस चैप्टर को खत्म होने के लिए 1 घंटा भी काफी है। समझ में आया? बता दूंगा सारी चीजें। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का एग्जांपल क्या बता दूंगा, अमेज़न है, बताने की जरूरत है। अमेज़न में क्या होता है, अमेज़न में आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, ऑर्डर मिलता है वहां पे इन्वेंटरी वाले को कंप्यूटर में सीधे सीधे। तो इन्वेंटरी वाला क्या करता है, हाँ मेरे को कोई ऑर्डर मिला है, एंटर दबाएगा, वहां पर चला जाएगा ऑर्डर किसके पास, इन्वेंटरी के पास है, हाँ है, डिलीवरी को दे दो, डिलीवरी वाले ट्रांसफर वाले को दे देगा, ट्रांसपोर्ट वाले को दे देगा, ट्रांसपोर्ट से वो आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आ जाएगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से आपके सीधे घर पे इनवॉइस लेकर पहुंच जाएगा वो। और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ ही नहीं, सारी बातें कंप्यूटर से हुई। आपने कंप्यूटर से करी, वहां से कंप्यूटर से ही हुई, ह्यूमन इंटरवेंशन से भी करना था। जब ऑर्डर आया तो उसको वहां से उठाकर आप तक लेकर आना, यही एक ह्यूमन इंटरवेंशन थी। इसके बाद उस कंपनी में इनवॉइस बना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुई, और उसके बाद इन्वेंटरी में कुछ चीज कम हुई तो वापस वो लॉजिस्टिक में आना चाहिए, वो सारी चीजें कंप्यूटर ने अपने आप कर दी। ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस, जितने भी काम हुए, मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑपरेशन प्रोसेस। और अमेज़न आपको घर पे सेल करना आता है क्या? नहीं ना, यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट है ही नहीं ना, है कि नहीं है? सेल्स डिपार्टमेंट है अमेज़न में? ऑफ कोर्स होगा ना, ऑफ कोर्स सेल्स डिपार्टमेंट तो होगा ही ना, उसके बिना कुछ होगा क्या? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ई-कॉमर्स बनाकर रख दिया, वेबसाइट बनाकर रख दिया, आपको सामने फोटोज दिख रही हैं, सारी चीजें दिख रही हैं, आप ऑर्डर करते हो तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास ही जाता है सबसे पहले। समझ में आया चीज? तो आपको एक्चुअली ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस बताने के लिए बहुत आसान है कि कुछ भी एग्जांपल दो और बता दो, बट आपको पेपर में लिखना भी तो है ये चीजें, थियरी पेपर है ना, तो लिखने की आदत होनी चाहिए। इसके लिए आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब वापस खुद से बैठोगे ना पढ़ने के लिए, आपको ये सारी चीजें रीड करनी है, तो ये आप आगे कर पाओगे। अब जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है फॉर एग्जांपल, अब आप जब घर पे बैठ के रीडिंग चालू करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये पढ़ना। अभी आपको कितना हार्ड सी लग रहा है, कितना दिमाग में लोड लग रहा है कि थियरी पढ़ रहे हैं, राइट? उतना लोड आपको घर पे जाके लगेगा। समझ में आया चीज? इसके लिए हम लोग इतना रीडिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ द एक्टिविटीज। किसको ऑटोमेट कर रहे हैं हम? एक्टिविटीज को या that accomplish a specific function and can be implemented for many different functions of company activities including sales, management, operations, supply chain, human resource, IT। ये सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी because of business process automation। So in other words, BPA is the tactic in a business. A tactic is the tactic a business uses to operate efficiently and effectively. It consists of integrating applications using the software application throughout the organization. BPA is the tradition of analyzing, documenting, optimizing and then automating the business process. Analyze करना सबसे पहले, जो भी एनालाइज हो चुका है उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटिंग करना, डॉक्यूमेंटिंग होने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करना, चेक करना सही है कि नहीं, ये सारी चीजें हो गई ना। अब आप अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? एनालाइज करोगे, जरूरत है कि नहीं, कोई भी बिजनेस प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने की जरूरत है या नहीं, ये पहले आप चेक करोगे। अच्छा, जरूरत लग रही है आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट करो। क्या करो? डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट हो गया सही तरीके से, चेक भी कर लो, ऑटोमाइज कर लो। चेक कर लिया, सब सही है, नाउ लेट्स ऑटोमेट इट, नाउ लेट्स ऑटोमेट इट। एग्जैक्टली ये सारी चीजें हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू अभी आगे। ऑटोमेट कर लो, खत्म हो जाएगी काम, ऑटोमेट कर लो, काम खत्म। अब आपका पूरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी आपके बिजनेस प्रोसेस की बढ़ जाएगी, ठीक है। सो which are the various factors affecting BPA success? आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एक सक्सेस है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? So the success of any business process automation shall only be achieved
when BPA ensures the following. अगर आपके BPA में ये चार चीजें नहीं है मतलब आपका BPA is not a successful, is not a success. So सबसे पहला है confidentiality. सबसे पहले क्या है? Confidentiality. मतलब आपका पूरा डेटा एक सिस्टम के अंदर है, वो पूरा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. कैसा रहना चाहिए? मतलब एक ही आदमी के पास वो पावर होनी चाहिए कि वही इस चीज को वो देख सकता है और ये चीजें कभी भी बाहर फैलेंगी नहीं. अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं होती है इसका मतलब आपका बिजनेस प्रोसेस इज ऑटोमेशन इज नॉट अ सक्सेस, इज नॉट अ सक्सेस. नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. जो भी डेटा आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में है उसको कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन चेंज नहीं कर सकता. समझ में? चेंज करने के लिए कौन हो सकता है? जिसके पास सिर्फ उसका यानी कि इन शॉर्ट एडमिन, इन शॉर्ट एडमिन ही सारी चीजें चेंज कर सकता है, राइट? उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है. व्हाट्सएप का एग्जांपल मतलब क्योंकि फोटो कोई भी चेंज कर सकता है ग्रुप का, चाहे वो एडमिन हो या ना हो. समझ गए? बट एडमिन बेसिकली समझ गए उसी के पास अथॉरिटी है सारी चीजें ये मॉडिफाई या चेंज करने के लिए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी क्या होता है? तो इन द डेटा इज अवेलेबल व्हेन आस्क्ड फॉर. ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता था? आप बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हो, ये रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने अलग अलग जगह रखे. आप आए ऑफिस में और मुझे चाहिए ये वाला डेटा, सर्टेन डेटा चाहिए. आपने 4 आदमी को लगा दिया काम करके, मुझे ये डेटा चाहिए. सही बात है ना? अब 4 आदमी ढूंढ रहे कौन से बुक में लिखा था, कौन से बुक में लिखा था. अरे भाई अवेलेबल ही नहीं है वो बुक. कहाँ पर है? वो बुक तो घर पे है. समझ में आई चीज? अवेलेबिलिटी नहीं है मतलब आपका BPA इज नॉट अ सक्सेस. नेक्स्ट इज टाइमलीनेस, जो कि इससे रिलेटेड है. समझो बुक अवेलेबल भी है बट वो डेटा नहीं मिल रहा आपको, बुक में क्या चाहिए. तो टाइमलीनेस मैनेज नहीं होगा तो आपका BPA इज नॉट अ. क्योंकि हम इसी के लिए तो सारे काम कर रहे हैं ना कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, आपका अवेलेबिलिटी बना रहे, टाइमलीनेस बना रहे और इंटीग्रिटी बनी रहे. इसी के लिए आप सारे काम कर रहे हो. इसीलिए आप अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करोगे. इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करने का फायदा क्या क्या है? सबसे पहले कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है ऐसा, व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद उसके बेनिफिट्स लिखोगे. तो इंट्रोडक्शन में क्या आने वाला है आप इसमें से अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. एंड द बिजनेस प्रोसेस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कस्टमाइज्ड बाय वैल्यू एडेड टास्क. बिजनेस प्रोसेस क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कस्टमाइज्ड बाय वैल्यू एडेड टास्क. हम कुछ ऐसा टास्क करेंगे जो आपके प्रोसेस को वैल्यू बना देगा, वैल्यू एडेड बना देगा. इज दैट क्लियर? दैट बिगिंस विद प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर एंड कंटिन्यूज थ्रू द डिलीवरेंस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. बिजनेस प्रोसेस कहां से शुरू होगा? कस्टमर को कॉल आया, उसने ऑर्डर किया, उसके बाद जो भी काम होंगे कब तक? जब तक उसको वो फिनिश्ड गुड डिलीवर नहीं हो जाता तब तक वहां से लेके यहाँ तक सबके बीच में कौन होंगे? डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस होंगे. सो अ वेल डेवलप्ड बिजनेस प्रोसेस कैन जनरेट अ फ्लॉलेस लिंक फ्रॉम इनिशियल कस्टमर इंटरफेस, जो पहली बार कस्टमर से मुलाकात हुई थी, थ्रू दी सप्लाई चेन, आपकी गुड्स लेना सप्लाई चेन से, ठीक है. ऑटोमेशन ऑफ दिस प्रोसेस मेंटेन्स द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड एंड सर्टिफाइज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द वैल्यू एडेड टास्क परफॉर्म. अब पहले बार ऐसा होता है ना कि एक बार कस्टमर ने दिया तो मैंने उसको अच्छी सर्विस दे दी, अगली बार वापस कोई दूसरे कस्टमर ने ऑर्डर किया बट मैं उसको अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा. सेम सर्विस बट मैं उसको अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मैनुअल हम लोग सारे काम कर रहे हैं. अगर आपको ऑटोमेटेड होता तो आप हर एक कस्टमर को सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. समझ में आया? मतलब ऐसा होता है कि आपके एरिया में आपने ये शूज ऑर्डर किया तो एक जन को 4 दिन में आ रहा है, एक दिन को 10 दिन में आ रहा है. ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तभी हो सकता है जब आपने जहाँ पे ऑर्डर किया उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं हो, तभी पॉसिबल होगा ना वो चीज. अननेसेसरी तब तक पॉसिबल नहीं होगा. अगर आपको भी सेम दिन सेम टाइम पे आपने ऑर्डर किया, आपके दोस्त ने भी सेम दिन सेम टाइम पे ऑर्डर किया, तो उसको भी उसी टाइम तक वो सारी चीजें मिल जाएंगी, सेम टाइम पे मिलेगी. ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है. तो बेनिफिट्स क्या क्या है कि क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी.
So ensures that every action is performed identically. यानी कि आप जब बुक्स मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो पहले बुक्स में क्या होता था, हैंडराइटिंग अलग है, किसी की समझ में आ रही, किसी की नहीं आ रही। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा, सेम प्रिंट मिलेगा, सेम हैंडराइटिंग मिलेगी जब भी चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर रिजल्टिंग इन हाई क्वालिटी एंड रिलायबल रिजल्ट्स। इससे जो भी आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स रहेंगे, दे विल कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस दी सेम लेवल ऑफ सर्विस। जैसे कि मैकडी है, सेम लेवल ऑफ सर्विस। थाने में चले जाओ, कल्याण में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, आईटी का फॉर एग्जांपल आप कोई बर्गर मैक वेजी ऑर्डर करते हैं, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस कंसिस्टेंट रहेगा, राइट? और फास्ट, उतना ही फास्ट मिलेगा जितना वहां पे मिल रहा है। ऐसे नहीं होगा कि मुंबई के मैकडी में ज्यादा फास्ट सर्विस मिलती है, कल्याण के मैकडी में स्लो सर्विस मिलती है। दिस इज नॉट द थिंग ऑफ मैकडी। तो क्या होगी? क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। इज दैट क्लियर? फिर क्या है? टाइम सेविंग। ऑफ कोर्स ऑटोमेशन क्या करेगा? रिड्यूस द नंबर ऑफ टास्क एम्प्लॉइज वुड अदरवाइज नीड टू डू मैनुअली। ऑटोमेशन क्या कर देगा? बहुत सारे काम ऑटोमेट कर देगा। नहीं तो हर आदमी को वहां पर खुद से काम करना पड़ेगा, तो वो ना करना पड़े इसके लिए हम लोग ऑटोमेट अगर कर देंगे बिजनेस प्रोसेस को, तो ऑफ कोर्स एक टाइम सेविंग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट फ्रीज अप द टाइम फॉर टू वर्क ऑन आइटम्स दैट एड जेन्युइन वैल्यू टू द बिजनेस। मतलब एक एम्प्लॉय जो मैं जिससे कोई फालतू काम करवा रहा हूँ, जो कंप्यूटर डायरेक्टली कर भी सकता था, हमने उसको वहां पे बिजी कर दिया ना। अब वो फॉर एग्जांपल टैलेंटेड आदमी है, मैं उसको और कहीं भी यूज कर सकता हूँ ना, जो एक्चुअली मुझे वैल्यू देगा, और वो भी मोटिवेट होगा उस चीज के लिए। फालतू काम करवाऊंगा तो वो भी मोटिवेट नहीं होगा ना। समझ में आया बात? तो कंप्यूटर क्या कर देगा, आपका बिजनेस प्रोसेस क्या कर देगा, ऑटोमेट होने के बाद ये सारी चीजें कर लेगा। एक एम्प्लॉय के लिए सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा। एक एम्प्लॉय के लिए क्या क्रिएट हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन। फिर विजिबिलिटी रहेगी। जैसे मैंने आपको आराम का एग्जांपल दिया, कस्टमर रिलेशनशिप वाले ने सीधे कंप्यूटर में चेक किया कि शूज अवेलेबल है या नहीं, तुरंत विजिबल है इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग में है कि इन्वेंटरी में है कि डिलीवर हो रहा है कि रॉ मटेरियल वाले के पास है, उसको तुरंत मिल गया ना, विजिबिलिटी रहेगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब मैंने कस्टमर रिलेशनशिप को फोन किया, कस्टमर रिलेशनशिप वाले ने इन्वेंटरी को फोन किया, इन्वेंटरी वाले ने मैन्युफैक्चरिंग को फोन किया, मैन्युफैक्चरिंग ने रॉ मटेरियल को फोन किया। इतना सब करने का जरूरत नहीं रहेगा ना। समझ में आया? तो ऑटोमेशन रिड्यूसेस द टाइम it takes to achieve the task। टास्क क्या था? कस्टमर रिलेशनशिप का, उसको बताना शूज है या नहीं, इतना ही काम था ना बस। 45 मिनट्स लग गए। समझ में आई चीज? तो it reduces the time and the effort required to undertake it and cost of completing it successfully। कॉस्ट भी कम हो गया गाइस। कैसे? आरएफ के शूज कस्टमर रिलेशनशिप वाले एग्जांपल में सोचो आप, फोन का बिल, 4 लोगों ने 4 जगह फोन किया, फोन का बिल ना, सीधी सी बात है ना, सब पेन पेपर से रिकॉर्ड कर रहे हो आप, उसका बिल 4 लोग लगे हुए हैं काम पर, एक शूज ढूंढ रहे, कितने लोग? 4 अलग लोग, उनको कौन सैलरी देगा? और यही अगर मैं अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता तो एक कंप्यूटर का खर्चा लगता था बस, और एक बार बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का इम्प्लीमेंटेशन का खर्चा, उसके बाद मुझे कभी खर्चा नहीं लगता। समझ में आना ये चीज? ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक जो आप हम लोग करने वाले हैं, दैट इज बेनिफिट्स। ठीक है? सो गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी गाइस, गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी क्लियरली आसान हो जाएगा एज अ ओनर। मैं फॉर एग्जांपल हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ऑटोमेटेड है, एक्चुअल है भी थोड़े लेवल पे। कोरोना के चक्कर में ऑटोमेशन बंद कर दिया, जैसे कि अटेंडेंस सिस्टम ऑटोमेटेड है हमारे पास। बायोमेट्रिक यूज किया है कभी? है ना? तो मुझे पूछना पड़ेगा कि वेदांत आया है कि नहीं, निकिता आई है कि नहीं, पूछना पड़ेगा कभी कुछ नहीं है ना। एज अ ओनर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल क्लास का अटेंडेंस शीट देखनी है, तो क्या मैं नीलेश सर को फोन करके बुलाऊंगा या रवि को फोन करके बुलाऊंगा कि कितना है, कौन आया बच्चा, कौन नहीं आया है ना? जब ऑटोमेशन नहीं होगा तो यही करना पड़ेगा ना। तुमको अटेंडेंस शीट दी जाएगी, तुम साइन करोगे, किसी ने साइन किया नहीं किया, कोई भूल गया, किसी ने किसी और के ऊपर साइन कर दिया, ऐसा भी होता है ना। तो अटेंडेंस तुम्हारी नहीं लगी, उसकी लग गई जो आया भी नहीं था। समझ में? ऐसा भी हो सकता है ना।
तो अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में बैठ के चेक करना चाहता हूँ ये चीज, मुझे पता है मेरे पास बायोमेट्रिक सिस्टम है, मेरे पास उसका ऐप है, जिसने अंगूठा लगाया भाई वो आया है, आने वाला अंगूठा लगाया, जाने वाला भी अंगूठा अभी बाकी है ना? ऐसा पॉसिबल है ना? ये चीज पॉसिबल है कि नहीं? बायोमेट्रिक ने क्या किया, मेरा काम आसान कर दिया, पता करना है मुझे, समझ में आया चीज? तो ऑटोमेट हो गया, आपका अटेंडेंस क्या हो गया? ऑटोमेट हो गया, समझ गया ये चीज? तो गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, और मैं रिलायबल हूं ना उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल आपका अंगूठा खराब नहीं हो गया हो या मेरा बायोमेट्रिक ना खराब हो, समझ में आई चीज? ओके, फिर रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क, एलिमिनेट एंड रीअलाइन प्रोसेस। अननेसेसरी टास्क मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल मेडिकल वाले से। मेडिकल वाला का अननेसेसरी टास्क क्या है, सुनो। फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में फॉर एग्जांपल किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, मुझे बीपी का एक स्ट्रिप चाहिए, मैं उस मेडिकल के पास जाता हूँ, वो मेडिकल वाला मेरे को बोलता है सर ये लास्ट स्ट्रिप है, ठीक है ना? वो अपने रजिस्टर में लिखता है कि ये वाली दवाई मुझे वापस मंगवानी पड़ेगी क्योंकि खत्म हो गई है। ये टास्क है कि नहीं है? ठीक है। और ये अगर ऑटोमेटेड होता तो वो जब भी मेरा बिलिंग करता कि इसने बीपी का ये वाला स्ट्रिप लिया हुआ है, जैसे वो मेरा बिल करता मैं उसको पैसा दे देता, वहां पर ऑलरेडी उसके कंप्यूटर सिस्टम में पता चल जाता कि मेरे को ये चीज करनी है, और ऑलरेडी वो सिस्टम किसी से कनेक्टेड रहता है गाइस, इससे जिसको ऑर्डर प्लेस करना है, जिसको ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर प्लेस करने वाले को तुरंत नोटिफिकेशन आता कि ये बीपी का ये वाला स्ट्रिप खत्म हो गया है, 100 स्ट्रिप या 50 स्ट्रिप वापस से ऑर्डर करना है। मैं क्या करता वहां पर 100 लिखता ऑर्डर, ये ऑर्डर सीधे किसके पास जाता, जो भी मैं जिससे भी मैं लेता हूँ, जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, समझ में आया चीज? तो एक अननेसेसरी टास्क लिखने का वो खत्म। तो reduced turnaround time, reduced cost, guys, reduced cost। यही दवाई ढूंढने के लिए मैं तो बिलिंग कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम फॉर एग्जांपल आए, तुमको बीपी का स्ट्रिप चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बिलिंग कर रहा हूँ, मैं तुमसे ले रहा हूँ, अच्छा ये गोली खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है, मुझे चेक करना पड़ेगा। इसने ली है, इसने ये गोली ली है, बट मुझे ड्रॉअर में पता नहीं कि कितनी मेरे स्ट्रिप पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं एक आदमी को और लगाऊंगा, जरा देख के कितने स्ट्रिप बचे हुए हैं, ऐसे बोलूंगा ना, वो देखेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना मेरे को। ऑटोमेटेड होता तो सीधे माइनस सीधे प्लस, जो भी आपने दवाई लिखी हुई है वहां पर पैसा बचा, सिंपल है सर। अच्छा यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, मैनुअल टास्क गिवन दैट दे आर परफॉर्म्ड वन एट अ टाइम एंड एट स्लोअर रेट देन अ ऑटोमेटेड टास्क। एग्जांपल देखो, विल कॉस्ट मोर, ऑटोमेशन अलाउज टू अकम्प्लिश मोर बाय यूटिलाइजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रेलवे इंक्वायरी काउंटर, रेलवे का इंक्वायरी काउंटर की बात कर रहा हूँ कि भैया ये ट्रेन कब आने वाली है, वहां पर दूसरा बंदा आता है कि भैया ये वाली ट्रेन कब जाने वाली है, तीसरा आदमी आता है कि मैंने ये टिकट करी थी बट यहाँ पर ये चीज दिखी हुई नहीं। अब एक इंक्वायरी बंदे में बैठा हुआ है अभी सुबह सुबह तुम उसका दिमाग खराब कर रहे कि ये ट्रेन कब आ रही, वो ट्रेन कब जा रही है ना, ये पूछ रहा है मेरे टिकट में ये प्रिंट नहीं हुआ, तो समझ आ रहा है उसके ऊपर कितना लोड है, उस काम है उसका, बट है इंसान ना, है ना, इमोशनल होगा ना, सुबह सुबह कंप्यूटर इमोशनल होता नहीं है, जो चाहिए जब चाहिए, इंटरनेट सही होना चाहिए, बस दे देगा तुमको, है ना। आजकल बुकिंग सिस्टम कितना इजी हो गया है, फिर लाइन में खड़े हैं लोग, जबरदस्ती का, मतलब तुम सोचो आज के टाइम के हिसाब से, सोच के देखो गाइस, टिकट आजकल ऑनलाइन होती है, मतलब बंदा यहाँ से खड़गपुरा से रिक्शा में बैठता है, फॉर एग्जांपल वो डेली ट्रैवलर नहीं है बट उसको जाना है आज फॉर सम रीजन, उसको थाने जाना है, मुंबई जाना है, तो आज रिक्शा में बैठेगा, रिक्शा से जब तक स्टेशन पहुंचेगा उसका टिकट वो बुक कर चुका होगा, ना रोक ना टोक, सीधे अंदर जाना है, लोकल पकड़नी है, समझ में आया? तो वहां पे टेंशन ले रहा है कि ट्रेन कब आने वाली है, ये लाइन यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास छुट्टा पैसा है कि नहीं है, समझ में आया? वो मुझे छुट्टा देगा कि नहीं देगा, इतना लोड कैसे ले सकते हैं ना कोई करने से पहले। यहाँ पर क्या तुरंत जीपे है, आईटी ऑटोमेशन इन फाइनेंशियल सिस्टम्स,
बुकिंग सिस्टम्स में ERP सिस्टम जो IRCTC ने यानी कि रेलवे वाले ने यूज कर करके काम खत्म, नो टेंशन। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कितना आसान काम हो गया। और इंक्वायरी वाले के लिए क्या आसान हो गई, उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मोबाइल है तुम्हारे पास, ट्रेन नंबर डालो, टक 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 टक, हाँ कब आ रही है तुमको पता चल जाएगा, कितनी सीट बची है वो पता चल जाएगा, तुम्हारा वो भी इसके कब आने वाला है, कहाँ आने वाला है वो भी पता चल जाएगा तुमको। कौन से प्लेटफॉर्म पे, कोई ऐप तो ये भी बताता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, मालूम है ये चीज? हर मतलब देयर आर मैक्सिमम जो ऐप्स हैं वो नहीं बताते, कुछ मिनिमल ऐप्स हैं जो बताते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत पैनिक रहते हैं आदमी ट्रैवलिंग करते टाइम कि छूट ना जाए। ठीक है, और सब इतने अच्छे होते हैं कि 15 मिनट पहले निकलते हैं घर से ट्रेन के, है ना? तो ये तो हो ही जाता है, ये तो हो ही जाता है। ओके गाइस, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है, 5 मिनट में आपके लिए विच बिजनेस प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड, ये 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, आज का ही देखो मैं आपको बताता हूँ, आज का ही लेक्चर इट वाज एकदम लेंदी, एकदम इंटेंस, एकदम थ्योरी बेस्ड था। ठीक है ना, बिकॉज वो बहुत जरूरी था मेरे लिए आपको पकाना। समझ में आया? अगर आप समझो कि ये थियरी सब्जेक्ट है तो मुझे बहुत जरूरी था वो चीज करना, वो चीज हो गई। उसके बाद मेन चीज आप समझ गए ना, उसके बाद मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये करवाने की। उसके बाद अपने लेक्चर्स आप बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई वॉल्यूम टास्क और रिपीटेटिव टास्क। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, Which business process should be automated? Guys, ध्यान से सुनना, कौन से बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए? तो आंसर है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई वॉल्यूम ऑफ टास्क और रिपीटेटिव टास्क। अरे भाई, तुम्हारी जनरल दुकान है, जनरल स्टोर में तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे, इसका दिन का टर्नओवर 4,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। क्या इसको अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंट्रीज बहुत कम है। 1 लाख रुपए बहुत कम एंट्रीज में हो जाएगी, इतना तो बुक में लिखकर खत्म कर देगा। 2,000, 4,000 के लिए आप बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करोगे, 10 लाख का तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट ही होगा आपका। समझ में है आपको ये चीज? आप उसमें क्यों इन्वेस्ट करोगे? तो जहां एंट्रीज कम है, मेरे हिसाब से मैं वो बोल रहा हूँ, जहां पर आपकी एंट्रीज कम है ना, ठीक है, जहां पे आपकी एंट्रीज कम है वहां पर आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, और बेटर एग्जांपल देता हूं, डायमंड मर्चेंट। आपके कोई भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल ही इज अ डायमंड मर्चेंट, उसका टर्नओवर बहुत हाई है, बहुत हाई है, बट एंट्रीज 50-60 ही है। 50-60 डायमंड बेचेगा और उसको बहुत पैसा मिल जाएगा। तो जहां टर्नओवर हाई है वहां बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करना ऐसा जरूरी है क्या? उसकी एंट्रीज तो कम है, डायमंड कितने बेचे? 50 ना, 50 बिल बनाए, इसके लिए 10 लोगों को रखने का भी जरूरत नहीं, वो अकेले भी काम कर सकता है ये चीज। हाँ, टर्नओवर है 100 करोड़, 200 करोड़ फॉर एग्जांपल, ऐसा है, बट एंट्रीज बहुत कम है, मिनिमल है, तो बिजनेस प्रोसेस की ऑटोमेट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी कंपनी का टर्नओवर बहुत हाई है तो वो ऑटोमेशन कर रहा होगा बिजनेस प्रोसेस का उसमें। समझ में आया चीज? ओके, नेक्स्ट, बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरिंग मल्टीपल पीपल टू एग्जीक्यूट टास्क, जैसे कि हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क जैसे मैंने रेलवे इंक्वायरी काउंटर के बारे में बताया, कितने लोग आते हैं पूछने के लिए, अलग अलग चीज पूछते हैं, तो उसको ऑटोमेट करने की जरूरत है ना भाई। समझ में आया? क्योंकि मैं एक आदमी हूं, एक बार में एक ही टास्क कर पाऊंगा, एक बार में एक ही लोग को जवाब दे पाऊंगा। समझ में आया? तो अब मैं ऑटोमेट नहीं करूंगा अगर, तो पीछे लोग वेटिंग में खड़े रहेंगे। अच्छा, डीमार्ट में जो बिलिंग सिस्टम है, क्या वो ऑटोमेटेड है? ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड है, इसलिए एक आदमी रखा है वहां पर, क्या करने के लिए पता है क्या? प्रोडक्ट को इधर से इधर खिसकाने के लिए और थैली में भर के देने के लिए, है ना? वो कुछ भी इसके अलावा करता है? क्या से कहते हैं, जो भी है पेमेंट करो जाओ। समझो वो आदमी नहीं हुआ, तुमको क्या करना है? समझो कैश बंद हो गया अपना, सब मोबाइल पे चल रहा है, तो वहां पर उस आदमी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप करोगे, बिलिंग करोगे,
खुद ही उसमें थैली में डाल दोगे, तुम वहाँ पे लिखोगे कि मैंने ये थैली ली, 5 रुपये तू एक्स्ट्रा ले ले भाई। अच्छा बिल लिया हुआ, कार्ड से खुद भर दोगे या मोबाइल से खुद भर दोगे, है ना, उस आदमी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान हो जाएगा ना काम, है ना। अब हमारा उतना ऑटोमेशन नहीं है, बट इट इज ऑटोमेटेड, इट इज ऑटोमेटेड। नहीं तो बिल बनाने के लिए बिल ऑटोमेशन नहीं होता तो क्या करना पड़ता, वो जो आदमी खड़ा है वहां पर, तुमने 4-10 हज़ार का बिल बनाया है, उसमें तुमने 50 प्रोडक्ट खरीदे हैं, वो हर प्रोडक्ट लिखते बैठता, उसका प्राइस देखते रहता, उसमें क्या ऑफर लगा है वो देखते रहता, उसका प्लस माइनस करते रहता, उसके बाद कैलकुलेट करता, उसका गलत आता, फिर कैलकुलेट करता, फिर बोलता कुछ तो कम कर, उसमें कुछ डिस्काउंट देता, फिर एक बिल होता है ना। अगर ऑटोमेशन नहीं है तो समझ में आ रहा है चीज, ऑटोमेटेड है ना, मस्त मशीन पंप 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 चलता रहता, लाल लाइट है ना, ठीक है। और डिमांड बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है गाइस, एक चीज खरीदने जाते हैं 10 लेकर आते हैं, गुड बिजनेस प्रोसेस है ना। सो अच्छा, अब और कौन से प्रोसेसेस को जरूरत है, टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस, अगर ऐसा कोई जिसमें टाइम की वैल्यू होती है, ऑफ कोर्स रेलवे टाइम प्रोसेस है ना, एयर बुकिंग सिस्टम्स, ये सारे टाइम प्रोसेस, टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस हैं, वहां पर टाइम की बहुत वैल्यू है गाइस। आप अगर वहां टाइम लगाओगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आप इरिटेट रहोगे ना कि यार रेलवे में जब भी जाता हूँ मेरे को वहां पर 50 आदमी के पीछे ही खड़े रहना पड़ता है, तो वो आएगा ही नहीं, बोलेगा मेरे को रेलवे से जाना ही नहीं, मैं तो एक्टिवा से चला जाऊंगा जाना है, समझना है चीज। तो जहाँ टाइम सेंसिटिव प्रोसेस है उसको आपको ऑटोमेट करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस इन्वॉल्विंग नीड फॉर कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रायल, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, है ना, कि ये भी रूल लग रहा है इसके ऊपर, ये भी रूल लग रहा है, तब जाके ये टास्क हो रहा है ना। तो मेरे को 10 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधे सिस्टम में जाऊंगा। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा गाइस, विद बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन every detail of a particular process is recorded. जैसे जीपे में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है जिंदगी भर के लिए, तुम जीपे को ये नहीं बोल सकते कि मैंने इसने पैसा भेजा था इसको, ए से बी पर्सन के बीच में पैसा गया था बट अभी तक पहुंचा नहीं है। गूगल पे सीधे बता देगा, ये देख यहाँ से निकला था इस समय, यहाँ से यहाँ पे पैसे गए, यहाँ पे डिपॉजिट है। अच्छा तू मेरे पर भरोसा नहीं कर रहा ना, मतलब कस्टमर को बोलेगा गूगल वाला कि तू मेरे पर भरोसा नहीं कर रहा, चल तेरे बैंक, क्योंकि मैंने तेरे बैंक अकाउंट में ये करवाया है, वहां पर एंट्री आई होगी, वहां पर एंट्री आएगी तो तुम रॉन्ग प्रूफ हो जाओगे ना, तो गूगल वाला तुम्हारे ऊपर क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है कि तुम उसको डिफेम कर रहे हो, तुम उसको डिफेम कर रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजंस। समझ में आई चीज। तो जहां पर ऐसा है, जहां पर कंप्लायंस हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ का यूज है, आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट करो। समझ में आया चीज, क्योंकि ह्यूमन एरर्स होंगे वहां पर, तो फिर जबरदस्ती केसेस चल रहे हैं कंपनी के ऊपर, सारी चीजें चल रही, वो नहीं चलनी चाहिए। समझ में, ऑटोमेट कर दो ना, एरर खत्म, ऑटोमेट कर दो, एरर खत्म। ओके, फिर प्रोसेस हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस एंड सिस्टम, मतलब ऐसे प्रोसेस को ऑटोमेट करो कि आपके बिजनेस प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और वो डिफरेंट प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप वाला एग्जांपल, इंटरडिपेंडेंट था ना, कस्टमर रिलेशनशिप, इन्वेंटरी को फोन किया ऐसा, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या करो, ऑटोमेट करो। समझ में आई चीज। तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स है कि आपके कोई भी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो क्यों करना है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो आई होप गाइस, आई होप थियरी आपने दिमाग से सुनी होगी, ठीक है, कान से नहीं, है ना। ऑफ कोर्स कान से सुनते हैं गाइस, साइंस मत बताना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई है इनटू आवर इंट्रोडक्शन लेक्चर। इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपने सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट समझा है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझाना, कि EIS चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्यों पढ़ना चाहिए। समझ में आई चीज।
इसके बिना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में काम करना इज नॉट पॉसिबल। आज का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपके लिए यही था, ठीक है। चैप्टर्स पढ़ना बहुत आसान है, बट ये चीज समझना और आपको मोटिवेट होना कि हाँ भाई मुझे आईटी पढ़ना पड़ेगा, फॉर वट एवर रीजन मुझे आईटी करनी पड़ेगी। समझ में आया चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग समझ गए क्या यहाँ पे अच्छे से? ठीक है, टॉपिक का टेंशन मत लो, टॉपिक इज वेरी इजी, ठीक है। एंड